नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और एग्जाम्स की तैयारी में लगे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, हम जो है वो सी टैट की प्रिपरेशन जो है वो कर रहे हैं। तो सी टैट जो है, ये जो टेस्ट है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अभी जो है वो आपको पता है कि सभी राज्यों में धीरे धीरे सी टैट को जो है वो कंपलसरी किया जा रहा है। अगर आप टीचर लाइन में आ गए हो, टीचिंग लाइन में, तो आपको जो है वो सी टैट क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। इसलिए सी टैट को क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी जो है वो हो गया है। तो बहुत सारे जो एस्पिरेंट हैं वो सी टैट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, या कई जो हैं अभी तक उन्होंने प्रिपरेशन करना शुरू नहीं किया होगा। कुछ जो एस्पिरेंट हैं उनका जो है वो हो सकता है थर्ड अटेम्प्ट हो, सेकंड अटेम्प्ट हो, या कुछ जो है वो फ्रेशर होंगे जिन्होंने पहली बार ही सी टैट का एग्जाम जो है वो देना होगा। इसलिए सी टैट के एग्जाम में मैं आपको बता दूं, जो सीडीपी वाला पार्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। सीडीपी वाला पार्ट जो है 30 नंबर का होगा, लेकिन वो जो 30 नंबर होंगे वो आपकी जो एक सी टैट को पास करने में आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल जो है वो ये नंबर रहने वाले हैं। खुद का सब्जेक्ट जो है, जैसे आप मैथ साइंस से रिलेटेड हो या सोशल साइंस से रिलेटेड हो, तो खुद का सब्जेक्ट तो मैक्सिमम सभी जो है वो कर ही लेते हैं। लेकिन सीडीपी वाला पार्ट जो है, हिंदी, इंग्लिश और सीडीपी, ये जो तीन पार्ट हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सी टैट को क्वालिफाई करने में। तो आज की क्लास जो है उसमें मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट सीडीपी के कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तो इस वीडियो को आपने बिना स्किप किए पूरा देखना है लास्ट तक। इसलिए ये तभी जो ये क्लास है वो आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाली है। इसके पीछे की क्लासेस भी आप मेरे चैनल पर जाकर जरूर देख सकते हैं, क्योंकि मैंने एक प्लेलिस्ट डाली हुई है जिसमें मैंने जो सोशल साइंस वाला पार्ट है उसको पूरी तरह से कवर जो है वो करवा दिया हुआ है। तो आप उन क्लासेस को भी जाकर जरूर देखें, और इस क्लास को भी आपने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जो है वो आपने शेयर करना है और लाइक भी जरूर करना है। और अगर आप चैनल पर नए आते हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना है। तो शुरू करते हैं हम आज की ये क्लास। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ये जो सीडीपी वाला पार्ट है, यानी कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र वाला जो पार्ट आता है, उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन जो है वो पढ़ने वाले हैं। और यकीन मानिए ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है, और एक तरह से ये PYQ भी है। PYQ भी है, तो किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में PYQ का बहुत ज्यादा रोल जो है वो रहता है, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो कहीं ना कहीं से, यानी कि पिछले कुछ ईयर से ही क्वेश्चंस को उठाकर जो है वो एग्जाम को डालते हैं। ठीक है, तो आपने ये क्वेश्चन जो है वो अच्छी तरह से पढ़ने हैं, और बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। तो पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर हमसे ये पूछा गया है कि विकास है, यानी कि हमसे यहाँ से क्वेश्चन कह रहा है कि इतना सा क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में ये कि विकास है, तो आपसे आपके पास चार ऑप्शन होंगे। तो आपको पता होना चाहिए विकास आखिर क्या होता है। विकास जो है, एक डेवलपमेंट जो है वो क्या है, वो है एक क्रमिक प्रक्रिया। ठीक है, एक क्रमिक प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि विकास बीच में रुक जाता है। ठीक है, एक क्रमिक प्रक्रिया है जो एक क्रम में चलती है। ऐसा तो नहीं है कि जो भी छोटे बच्चे होंगे वो एक मतलब छोटे से बच्चे के रूप में पैदा होता है इंसान। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि बच्चा पैदा होते ही 10 फुट लंबा है या उसके हाथ बहुत बड़े बड़े, ऐसा तो नहीं होता है ना। एक क्रम के रूप में ही विकास चलता है। वो पहले छोटा होगा, उससे बड़ा होगा, उससे बड़ा होगा, मतलब उसी तरह से एक क्रम के रूप में जो विकास है वो चलता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि विकास जो है एक निरंतर चलने वाली क्रमिक प्रक्रिया है। ठीक है, ये आपने जरूर याद रखना है। विकास जो है एक क्रमिक प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से ही आरंभ हो जाती है। जब एक बालक जो है अभी पैदा भी नहीं हुआ है, उसी टाइम से जो विकास है वो होना आरंभ हो जाता है, और मृत्यु तक ये जो विकास है ये चलता ही रहता है। ये आपने जरूर याद रखना है कि विकास एक निरंतर क्रमिक रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुत छोटे छोटे बच्चों के लिए कौन सा समाजीकरण का प्राथमिक प्रधान और प्रधान घटक है। तो बहुत छोटे छोटे बच्चे, यानी कि जो अभी तक स्कूल भी नहीं गए होंगे, उनके लिए आपने बताना है कि समाजीकरण का एक प्राथमिक और प्रधान घटक है। तो ये बताना है कि उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा। उनके लिए क्या स्कूल इंपॉर्टेंट होगा? स्कूल तो अभी तक वो गए भी नहीं होंगे। तो उनके लिए जो समाजीकरण, वो उनमें जो समाजीकरण की भावना आएगी, एक सोशलिज्म की जो भावना आएगी, वो कहाँ से आएगी? अपने परिवार को देखकर ही आएगी। तो इसका सही ऑप्शन होगा परिवार। ठीक है, परिवार जो है एक प्राथमिक
प्रधान घटक है, ठीक है, प्राथमिक और प्रधान घटक है, ये आपने याद रखना है। एक प्राइमरी एजेंसी है ये, ठीक है। तो बच्चा जो है अगर स्कूल नहीं जाता है, अभी बहुत छोटा है, तो उसके लिए जो है परिवार है वो एक समाजीकरण का मतलब उस समाजीकरण का एक जरिया है, ठीक है। वो जो सोशलिज्म उसमें आएगा वो परिवार को देखकर ही आएगा, ठीक है। तो परिवार उसके लिए इम्पोर्टेंट है, एक प्राइमरी एजेंसी के रूप में कार्य करता है परिवार उसके लिए। अगर परिवार के बाद का आपसे ऑप्शन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन मैंने ऐसा पढ़ा था कि जहाँ पे ये पूछा हुआ था कि परिवार के बाद बच्चे के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है। अगर बहुत छोटा बच्चा है, अगर स्कूल भी नहीं जाता है, तो परिवार के बाद उस बच्चे के लिए कौन सा जो प्राइमरी एजेंसी है वो रहेगी। तो बच्चे के लिए जो दूसरे नंबर पर एजेंसी आती है वो आती है आस पड़ोस। ये भी आपने क्वेश्चन जो है वो याद रखना है कि परिवार के बाद जो बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट एजेंसी आती है वो आती है सोशलिज्म के लिए, वो आती है नेबरहुड, ठीक है, परिवार, सॉरी, आस पड़ोस। जो उसका आस पड़ोस होगा उससे समाजीकरण की भावना जो है वो बच्चे में जागृत होती है, ठीक है। परिवार के बाद जो आस पड़ोस है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे जीन प्याजे। तो जीन प्याजे जो है ये तो सीटेट की सीडीपी में हर मतलब बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड, जीन प्याजे से रिलेटेड आते हैं। तो जीन प्याजे की थ्योरी को आपने बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। अगर आपने जीन प्याजे की थ्योरी को अभी तक नहीं पढ़ा है और आप सिंपल वे में उस थ्योरी को पढ़ना चाहते हो, याद करना चाहते हो, तो मेरे चैनल पर मैंने जीन प्याजे के नाम से जो ये थ्योरी है जीन प्याजे की वो डाली हुई है। कॉग्निटिव थ्योरी जो जीन प्याजे ने दी हुई है वो बहुत ही आसान शब्दों में मैंने उस क्लास में आपके लिए जीन प्याजे की जो क्लास है वो प्रिपेयर की है, तो आप उस क्लास को जाकर देख सकते हो। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि जीन प्याजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत यानी कि जीन प्याजे का जो कॉग्निटिव थ्योरी है उसके अनुसार किस चरण में। तो आपको पता है जीन प्याजे के द्वारा 4 चरण जो है वो दिए हुए हैं। 4 चरण यानी कि उनके द्वारा जो एक संज्ञानात्मक विकास का जो बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसको उन्होंने 4 चरणों में विभाजित किया हुआ है। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस चरण पर अनैच्छिक क्रियाएं अधिगम का प्रधान और प्राथमिक माध्यमिक होती हैं, ठीक है। तो अनैच्छिक क्रियाएं जो बच्चा मतलब जो इंसान जो है वो नहीं करना चाहता है, अनैच्छिक जो अपने आप ही हो जाती है। जैसे आपको भूख लगती है तो आपको ये तो नहीं सोचते हो कि मुझे भूख लगेगी, आपको जो मैसेज है वो माइंड में खुद ब खुद ही आ जाता है। एक अनैच्छिक क्रिया है, जैसे छींक आ गई, जैसे मतलब कुछ भी हो सकता है। एक अनैच्छिक क्रियाएं जो अपनी इच्छा से नहीं होती है, ऐसी क्रिया जो खुद की इच्छा से नहीं होती है, एक अनैच्छिक क्रिया है। तो इस कौन सी जो चरण है उसमें अनैच्छिक क्रियाएं अधिगम का प्रधान और प्राथमिक माध्यमिक होती हैं। तो अधिगम यानी कि सीखने का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्राइमरी नंबर पर आता है वो कौन सा होगा, तो कौन से चरण में होगा, ये होगा संवेदी गामक क्रिया, संवेदी गामक जो अवस्था होती है उसमें, यानी कि 0 से लेकर 2 वर्ष तक, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है कि ये जो एज है उसमें बच्चा जो है जो देखता है वही बच्चा जो है वो सीख लेता है, ठीक है। तो अनैच्छिक क्रियाओं से बच्चा जो है वो उसके सीखने का या उसके अधिगम का एक माध्यमिक होता है, माध्यम होता है, प्रधान और प्राथमिक माध्यम, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है जीन प्याजे से रिलेटेड ही। तो जीन प्याजे के अनुसार, तो यहाँ पे भी जीन प्याजे के अनुसार ही क्वेश्चन है कि जीन प्याजे के अनुसार नई जानकारी की समझ बनाने के लिए मौजूदा स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो बताए यहाँ पे जो जीन प्याजे हैं वो कह रहे हैं कि अगर स्थिति के अनुसार आप खुद को डाल रहे हो तो उस चीज को क्या कहा जाएगा। अगर मौजूदा स्कीमा जो है अगर आप उसमें बदलाव कर देते हो तो उस चीज को क्या कहा जाएगा। तो जीन प्याजे जो हैं वो कहते हैं कि अगर आप स्वयं को स्थिति के अनुसार बदल लेते हैं, एक स्थिति जो आपके समक्ष आ जाती है एकदम से, अगर आप अपने उस व्यवहार को, अपने उस स्कीमा को अगर स्थिति के अनुसार आप चेंज कर लेते हो, आपका जो व्यवहार है वो मतलब उसमें आप चेंज कर लेते हो एक स्थिति के अनुसार, एक स्कीमा के अनुसार, जो आपके व्यवहार में अभी तक चीज नहीं आई हुई है, अगर आप उस व्यवहार के अनुसार ही स्वयं में चेंज कर लेते हो, स्वयं में बदलाव कर लेते हो, तो उस चीज को क्या कहा जाएगा। तो उस चीज को कहा जाएगा समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट कहा जाएगा, ठीक है। तो अगर आप किसी माहौल में एडजस्ट कर लेते हो तो वो आपके लिए वो एडजस्टमेंट ही कहलाएगा। जीन प्याजे जो है ये कहते हैं कि अगर आप अपने व्यवहार में, अपने स्कीमा में एक स्थिति के अनुसार बदलाव कर लेते हो जो कि आप में है भी नहीं बदलाव करने के लिए, तो अगर आप उस स्थिति को देखकर खुद में बदलाव कर लेते हो तो उस चीज को एडजस्टमेंट जो है वो कहा जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने पढ़ लेना है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ठीक है। तो इंग्लिश में कहा जाएगा जेडपीडी, ठीक है। तो जेडपीडी जो है उसमें संप्रत्यय किसने प्रतिपादित
किया था। जो जेडपीडी का जो संप्रत्यय है वो किसने प्रतिपादित किया है? तो जेडपीडी का जो सिद्धांत है या जेडपीडी का जो एक थ्योरी है वो किसने प्रतिपादित की हुई है? तो जेडपीडी जो है ये लेव वाइगोत्स्की जो सोशलिज्म की थ्योरी है, कॉग्निटिव सोशल जो थ्योरी है उनकी, उसमें उन्होंने कहा है कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हो जाता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि लेव वाइगोत्स्की जो थे उन्होंने विकास को डैश से डैश में बदलाव के रूप में परिकल्पित किया है। तो ये आपने बताना है कि जो लेव वाइगोत्स्की थे उन्होंने विकास को कहाँ से कहाँ में परिवर्तित किया हुआ है। तो लेव वाइगोत्स्की ने विकास को किसमें परिवर्तित किया हुआ है? उन्होंने सामाजिक स्तर पर सहभागी क्रियाओं से अनुग्रहित प्रक्रियाओं में उन्होंने विकास को परिकल्पित किया हुआ है। ठीक है, तो जो लेव वाइगोत्स्की हैं, अगर आपको लेव वाइगोत्स्की के वाले क्वेश्चन में अगर आपको ऑप्शन में समाजीकरण दिख जाता है तो आपने उसी ऑप्शन को चूज करना है। एक टिप है एक आपके लिए कि समाजीकरण, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि बच्चा जो है वो समाजीकरण से ज्यादा सीखता है, एक समाज में रहकर ज्यादा बच्चा जो है वो अधिगम कर पाता है। ठीक है, तो समाजीकरण इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी में उन्होंने समाजीकरण को सबसे महत्वपूर्ण स्थान जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, तो लेव वाइगोत्स्की ने क्या विकास को सामाजिक स्तर की सहभागी क्रियाओं से अनुग्रहित प्रक्रियाओं में जो है वो चेंज किया हुआ है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है लॉरेंस कोहल वर्ग का। तो लॉरेंस कोहल वर्ग ने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तर्क की व्याख्या करते हुए डैश चरणों का क्रम प्रतिपादित किया है। तो आपने सिर्फ सीधा सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे आपसे ये पूछा हुआ है कि जो कोहल वर्ग थे, लॉरेंस कोहल वर्ग जो थे, उन्होंने अपनी जो थ्योरी दी हुई है, कौन सी थ्योरी दी हुई है? कोहल वर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट की। ठीक है, मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी कोहल वर्ग के द्वारा दी गई हुई है। तो सीधा सिंपल अगर क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जाए तो इस यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लॉरेंस कोहल वर्ग की मॉरल डेवलपमेंट की जो थ्योरी है उसमें उन्होंने कितने जो चरण है वो बताए हुए हैं। तो उन्होंने अपने नैतिक तर्क की व्याख्या करते हुए उन्होंने 6 जो चरण हैं वो बताए हुए हैं। कितने चरण बताए हुए हैं? उन्होंने 6 चरण बताए हुए हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि संरचनावादी उपागम के अनुसार, संरचनावादी उपागम के अनुसार कौन से घटक को विद्यार्थियों में नहीं बढ़ाना चाहिए? तो कौन से घटक जो हैं वो विद्यार्थियों में नहीं बढ़ाने चाहिए संरचनावादी उपागम के अनुसार? तो संरचनावादी उपागम के अनुसार जो बच्चे हैं, आपको पता है बच्चों को जो रटंत प्रणाली है उससे हमें बच्चों को दूर रखना है। बच्चों को हमें एक दैनिक जीवन के उदाहरणों को देकर बच्चों खुद सीखे। ऐसा नहीं है कि किताब को पढ़कर बच्चों ने रट लिया बस उसी को एग्जाम में वो एज इट इज जो है वो छाप देंगे। ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। एक रटंत प्रणाली जो है, कंठस्थ प्रणाली जो है, उसको हमें बच्चों में बढ़ने से रोकना है। ठीक है, बच्चे जो है एक चीज को समझने की बजाय एक अगर रट लेंगे, अगर कंठस्थ कर लेंगे उस चीज को, तो बच्चे जो है वो उस चीज को एक्चुअल में जो उसका प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ना चाहिए वो नहीं पड़ेगा। बच्चे को हमने कंठस्थ प्रणाली से दूर रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बच्चा जो है वो रटंत प्रणाली से बिल्कुल ही दूर रहे। तो एक शिक्षक होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि बच्चे को हमने एक दैनिक जीवन के उदाहरण देकर बहुत ज्यादा बच्चे को अधिगम जो है वो करवाना है। हमने जो है बच्चे को एक रटंत या कंठस्थ प्रणाली से हमने जो है बच्चे को दूर रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आता है कि लेव वाइगोत्स्की जो है और जीन प्याजे जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? तो ये जो है ये क्वेश्चन हमें दो तरह से हमारा जो क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाता है कि हमें ये पता चल गया कि लेव वाइगोत्स्की और जीन प्याजे जो थे ये दोनों ही संरचनावादी थे। ठीक है, ये आपने याद रखना है, दोनों ही संरचनावादी मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा एक बन जाता है। और दूसरी क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये अधिगम को, ये दोनों ही जीन प्याजे और लेव वाइगोत्स्की ये दोनों जो हैं ये अधिगम को किस रूप में देखते हैं, ये लर्निंग को किस प्रकार से समझते हैं? ये लर्निंग को मानते हैं कि एक सक्रिय विनियोजन का अर्थ निर्माण प्रक्रिया। आप ये दोनों ही मानते हैं कि एक जो लर्निंग है वो एक सक्रिय विनियोजन की आपको आपके लिए एक्टिव
एक्टिवनेस की, ये जो बच्चे हैं ये एक्टिव होकर लर्निंग के द्वारा जो है वो सीख सकते हैं। सक्रिय विनियोजन का अर्थ निर्माण प्रक्रिया, ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि कौन सी रणनीति बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी। तो ऐसी कौन सी रणनीति है जो बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा जो है वो देगी। तो ये है अन्वेषण एवं परिचर्चा। कौन सी है? अन्वेषण एवं परिचर्चा। यानी कि हम अगर चीजों को क्लास में बच्चों को अच्छी तरह से समझा देंगे या उस चीज के ऊपर हम पूरी तरह से चर्चा करेंगे बच्चों के साथ, तो बच्चे जो है उस चीज को बहुत जल्दी जो है वो सीख लेते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप साइंस का कोई टॉपिक पढ़ा रहे हो, उसमें अगर आपको बच्चे को एक प्लांट के बारे में पढ़ाना है, तो अगर आप बच्चे को एक लाइव प्लांट लेके आके बच्चे को समझा देते हो कि बच्चे यहाँ पे रूट्स हैं, यहाँ पे लीव्स हैं, यहाँ पे फ्लावर है, तो बच्चे जो है वो बहुत जल्दी प्रैक्टिकली जो है वो समझ जाएंगे। अगर हम उस चीज के ऊपर चर्चा ही नहीं करेंगे तो बच्चे जो है वो उस ज्ञान को लेने से जो है वो वर्जित रह जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अन्वेषण और परिचर्चा जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है कि बच्चों में अर्थ निर्माण जो है उसको बढ़ावा ये प्रक्रिया जो है वो देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि परिवार और आस पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की, यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन तो अभी आपको बता ही दिया कि परिवार और आस पड़ोस जो होता है, यानी कि हमारा जो फैमिली है और नेबरहुड है, ये हमारे लिए बच्चों में समाजीकरण की क्या होता है, समाजीकरण की एक प्राथमिक एजेंसी है। ये फर्स्ट नंबर पर आता है, पहले नंबर पर परिवार आता है, उसके बाद नेबरहुड आता है। ठीक है, तो ये आपने पढ़ लेने हैं दोनों ही, ये दोनों ही प्राथमिक एजेंसी है, प्राइमरी एजेंसियों के रूप में आता है। विद्यालय जो है या स्कूल जो है ये सेकंड एजेंसी के रूप में कार्य करता है बच्चे के समाजीकरण में। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं और इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि संज्ञान एवं संवेग के बीच में किस प्रकार का संबंध होता है, यानी कि कॉग्निटिव और इमोशंस के बीच। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कैसा संबंध होता है, ये दोनों जो है वो आपस में किस प्रकार से रिलेटेड होते हैं। जो इमोशंस हैं और जो हमारे संज्ञान हैं वो किस प्रकार से खुद में रिलेटेड होते हैं। तो ये दोनों जो हैं द्विदिशीय, यानी कि दो तरह से ये आपस में जुड़े होते हैं, यानी कि दोनों के बीच में एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। ठीक है, अगर हमें एक मान लो कि उदाहरण मैं आपको देती हूँ कि अगर हमारे दिल में जो है एक संवेग जो है, हमारे मन में खुशी आ रही है, तो हमारा ये जो खुशी वाला मैसेज है वो हमारे चेहरे से झलक जाएगा। और चेहरे से किस प्रकार झलक जाएगा कि हमारे माइंड तक ये मैसेज जाएगा, तभी हम जो है अपने चेहरे पर जो खुशी है उसको झलका पाएंगे। अगर हमारा जैसे हम दुखी हैं तो वो जो है हमारे चेहरे से ही पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा कि हमारा जो माइंड है वो उस चीज को, हमारा जो फेस है वो उस चीज को दिखा देगा। तो दोनों जो है आपस में बिल्कुल रिलेटेड होते हैं, पारस्परिक क्रिया होती है दोनों के बीच में, एक गतिशील यानी कि बहुत तेजी से एक जो है वो पारस्परिक क्रिया होती है। द्विदिशीय रूप से ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, संरचनावादी उपागम बताता है कि डैश ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो संरचनावादी जो उपागम है वो बताता है कि डैश जो है वो ज्ञान की संरचना के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो यहाँ पे आंसर होगा विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। जैसे कि एक टीचर अगर क्लास में जाता है तो अगर वो किसी टॉपिक को पढ़ा रहा है तो बच्चे को, उस टीचर को ये चाहिए कि बच्चे से उस टॉपिक के ऊपर जो है वो पहले पूर्व ज्ञान जो है वो प्रीवियस नॉलेज जो है बच्चे का वो चेक करना है कि बच्चे को उस चीज के बारे में पता भी है कि नहीं है। तो जैसे कि हम मान लो कि हम एक पेड़ पौधों के बारे में ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो क्लास में बच्चों से हमने ये क्वेश्चन पहले ही जान लेना है कि बच्चे उस चीज के बारे में कितना जानते हैं। ठीक है, तो बच्चे का जो पूर्व ज्ञान है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हो जाता है, संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक जो है वो हो जाता है एक विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है। तो मध्य बाल्यावस्था की विशेषता कौन सी है? तो मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना आरंभ कर देते हैं। तो बच्चे जो है मध्य जो बाल्यावस्था है वो होगी 6 से 7 ईयर्स के बीच में होगी। तो यहाँ पे बच्चे जो हैं ये क्या करते हैं, ये एक तार्किक रूप से और मूर्त रूप से जो है वो सोचना आरंभ जो है वो कर देते हैं मध्य बाल्यावस्था तक पहुंचते पहुंचते। ठीक है, तो हमने बाल्यावस्था से रिलेटेड बहुत सारे जो चीजें हैं वो पढ़ ली हुई हैं, पीछे की क्लासेस में जाकर आप चेक कर सकते हो। जैसे कि हमने ये पढ़ा है कि इसी एज को जो है वो टॉय एज कहा जाता है, टोली एज, और जो ग्रुप एज है वो इसी, पीयर एज जो है वो इसी एज को कहा जाता है, कौन सी बाल्यावस्था को। ठीक है,
तो ये आपने याद रख लेना है। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकती है। तो एक जो क्रिएटिव चाइल्ड होते हैं क्लास में, तो एक टीचर जो है वो उन बच्चों को कैसे जो है उनकी जो क्रिएटिवनेस है उसको कैसे अपनी कक्षा में निखार सकती है, कैसे जो बच्चे की जो क्रिएटिविटी है उसको कैसे जो है वो बच्चे की क्रिएटिविटी को बढ़ावा जो है वो दे सकती है। एक टीचर जो है उसका बहुत ज्यादा रोल होता है इस चीज के लिए। तो टीचर जो है वो क्या करेगी, मूल विचारों को महत्व देकर और प्रत्येक परिपक्ष को प्रोत्साहित करके, जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि अगर हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, बच्चा जो है अपनी क्रिएटिविटी दिखाता है, हम मान लो कि हमने एक लेसन में एक चिड़िया वाला लेसन हम पढ़ा रहे हैं, तो बच्चा जो है अगर चिड़िया का चित्र बना लेता है सुंदर, चाहे वो उससे बिल्कुल अच्छा भी नहीं बनता है, तब भी हमने बच्चे को यही कहना है कि आपने बहुत सुंदर बनाया है, ठीक है। तभी बच्चे जो है उनमें जो है एक प्रोत्साहन की भावना जो है वो आएगी कि हाँ मेरी जो टीचर है वो तो ये कह रही है कि आपने बहुत सुंदर बनाया है। तो इस चीज से बच्चे में जो है एक प्रोत्साहन जागेगा, एक बच्चे में जो है एक क्योरनेस जागेगी कि बच्चा जो है वो सोचेगा कि हाँ मैं इससे भी सुंदर बना सकता हूँ। तो बच्चे की जो क्रिएटिविटी है वो और भी ज्यादा सुंदर जो है उसको करने की कोशिश जो है वो करेगा, बच्चे की क्रिएटिविटी जो है उसको बढ़ावा मिलेगा। तो फ्रेंड्स आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये क्लास जो है वो अच्छी लगी होगी। ये जो सभी क्वेश्चन हैं ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। आई होप आपको ये वीडियो जो है बहुत अच्छी लगेगी और आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करोगे। आपको क्लास अगर अच्छी लगेगी तो आप क्लास को लाइक भी जरूर करोगे और अगर आप चैनल पर नए आते हो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए बस इतना ही।